हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल रहुआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से आज का सेशन में जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाओ। देन स्टार्ट करते हैं अपना आज का सुपर डुपर क्लास। आज हम लोग बच्चा परिश्रम बैच में यानी बायो की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या 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 आज देखते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, तो इससे क्या पढ़ने वाले उससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा वो तो बता दे, है ना? क्या क्या पढ़ चुके हैं मेरे रसगुल्लो जरा बताओ तो। और आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी को बांध के रखिएगा, क्योंकि जब कहानी सुनाना स्टार्ट करेंगे तो हंसते हंसते आपके पेटों में दर्द हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कुर्सी टूट जाए, या ऐसा हो सकता है कि आप कुर्सी से गिर जाए। तो हमको आपकी चिंता है, इसीलिए पहले ही बोल रहे कुर्सी की पेटी को बांध के दिल को थाम कर आज बैठना। और स्टार्ट करते हैं कि अभी तक में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो बच्चा आपका मेंडल का नियम पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। मेंडल के कितने नियम थे? 3 नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, इसको हम युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और तीसरा हमारा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, फिर हमने आपको पढ़ाया था सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। सहप्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता, है ना। सप्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा आपका? कल क्या पढ़ाया था हमने? हाँ, बहुविकल्पता, बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता। है ना, इतनी चीजें हमने आपको पढ़ा दी है। एक बार रिवीजन हो जाए, क्या बोलते पब्लिक? एक बार रिवीजन कर लिया जाए। जल्दी जल्दी बताओ, क्या एक बार रिवीजन हम कर ले? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ाया था मेंडल के नियम। मेंडल का नियम क्या कहता है? वो कहता है कि भैया, है ना, सप्रभाविता अपूर्ण। ठीक है, मेंडल का नियम कहता है क्या कि भैया 3 नियम है। पहला है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कहता है कि जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देगा, है ना। पहली पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देगा। इसी को क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। अमन को भेज दो 1 सेकंड के लिए। दूसरा है सप्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, सप्रभाविता, तो ना एक गर्म पानी दे दो, ठीक है, और वो दुकान से ना कोल्ड कॉफी 2 लेते आओ। एक हमें दे देना, एक किशन सर को दे देना। 2 कोल्ड कॉफी। आगे कहाँ है? तो फिर नीचे कहाँ रखे हो? ठंडा करने के लिए? फ्रिज में रखा हुआ है। फ्रिज में रखा हुआ था? अच्छा, सर बोले हैं रखने को। अच्छा ठीक है, मेरा वाला आप हमको दे दो। अरे कोल्ड कॉफी है, दिलवा दो। अच्छा, तो आप दे दो, आप दे दो, हम पी लें, है ना। सर वाला सर को दे देना, सर वाला सर को दे देना। मना किए हैं? अच्छा फिर रहने दो, हमको गर्म पानी दे दो, गर्म पानी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना मेंडल के नियम क्लियर है। मेंडल के नियम क्या है? तो मेंडल के 3 नियम है। पहला है प्रभाविता का नियम, जो कहता है कि 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराओगे तो सिर्फ एक जनक, सिर्फ और सिर्फ एक जनक का लक्षण संतान में दिखाई देगा। किसमें? एक जनक का लक्षण संतान में दिखाई देगा। जिसका दिखाई देगा उसे प्रभावी जनक कहते हैं, जिसका नहीं दिखाई देगा उसे अप्रभावी जनक कहते हैं, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया दूसरा नियम, जिसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि जब हम, ठीक है, जब हम 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में भले ही सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई दे, लेकिन उसकी दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों का लक्षण एक निश्चित अनुपात में दिखाई देगा। इसी को क्या कहते हैं? अपूर्ण
प्रभाविता। इसी को क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रभाविता। तीसरा है हमारा फिर हमने तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब ये नियम क्या कहता है तो ध्यान से सुनिए। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कि जब दो अलग अलग, ठीक है, जब दो अलग अलग लक्षण वाले, ठीक है, जब दो लक्षणों को ध्यान में रख के, जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो हर एक लक्षण स्वतंत्र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए, और कोई भी लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। इसी को क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है ना? जल्दी बताइए, क्लियर है? क्लियर है जी मैम, यस यस मैम, जल्दी जल्दी बताओ भैया। यहां तक हमारा बात समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ या ना? सबको क्लियर है? जी मैम, जी मैम, आप रोज गर्म पानी क्यों पीते हो? अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं। मेरी क्लासेस ना दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी 12 बजे से स्टार्ट होती हैं, और फिर मेरी क्लासेस लगातार चलती रहती हैं। तो मेरे जब आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब कि हम जब ज़्यादा तेज तेज बोलते हैं ना तो मेरे गले में दर्द होने लगता है। ठीक है, गले में क्या होता है? दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बच्चों को तेज तेज मत पढ़ाया करो और ज़्यादा मत क्लासेस लो। लेकिन आप बताओ, अगर हम क्लासेस नहीं लेंगे तो तुम लोग हमको पसंद करोगे? नहीं ना। क्लासेस नहीं लेंगे तो पैसा नहीं ना मिलेगा जी, और पैसा नहीं मिलेगा तो घरवा कैसे चलाएंगे हैं? फिर से हमारे पापा को कमाने जाना पड़ेगा। अभी तो हम अपने पापा को मना किए हैं कि पापा अब हम कमाएंगे, आप लोगों को घर पे रहना है, कोई पैसे का चिंता नहीं करेगा। इसीलिए है ना, तो गर्म पानी पी पी कर हम क्लास लेते हैं। और तो हमको दुख नहीं है कि गर्म पानी पीकर, जब तक मेरे आवाज़ में दम है हम मेहनत करते रहेंगे। और आप लोगों को भी यही बोलेंगे, है ना, आप लोगों को भी बच्चा यही बोलेंगे कि बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, खूब मेहनत करो, है ना, जितना आप मेहनत कर सकते हो करो। क्योंकि आप पैदा भले ही गरीब परिवार में हुए हो, लेकिन आपके माता पिता का जो बुढ़ापा है ना वो गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। आपका बचपन गरीबी में बीता है, माता पिता का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। ठीक है, खूब सारा मेहनत करना है। चलिए आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल के 3 नियम हमने कंप्लीट कर दिया। अब बारी ये दूसरा, सहप्रभाविता का मतलब है कि जब दो अलग अलग लक्षण वाले, ठीक है, जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो संतान में, अगर प्रथम पीढ़ी के संतान में दोनों जनकों का लक्षण दिखाई दे, अगर प्रथम पीढ़ी के संतान में दोनों जनकों का लक्षण दिखाई दे तो इसको कहते हैं सहप्रभाविता। इसको क्या कहते हैं बच्चा? याद रखना, इसी को कहते हैं सहप्रभाविता। और अगर पूछा जाए अपूर्ण प्रभाविता तो याद रखना, जब दो अलग अलग लक्षण वाले, जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है और प्रथम पीढ़ी के संतान में दोनों में से किसी भी जनक का लक्षण नहीं दिखाई देता। ठीक है, दोनों जनकों में से किसी भी जनक का लक्षण संतान में नहीं दिखाई देता, इसी को क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? तो याद रखना, इसी को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्लियर? ठीक है, सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता बताओ एक बार, समझ में आया? सहप्रभाविता का मतलब प्रथम पीढ़ी के संतान में दोनों जनकों का लक्षण दिखाई देना, है ना, प्रथम पीढ़ी के संतान में दोनों जनकों का लक्षण दिखाई देना, इसे दिखाई देना, इसे कहते हैं सहप्रभाविता। इसे क्या कहते हैं बच्चा? सहप्रभाविता। क्लियर जी मैम। और अपूर्ण प्रभाविता का मतलब कि प्रथम पीढ़ी के संतान में दोनों जनकों में से किसी का भी लक्षण न दिखाई देना, है ना, दोनों जनकों में से किसी भी जनक का लक्षण न दिखाई देना, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसे क्या कहा जाता है बच्चा? याद रखना, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अब आइए यहाँ पर बहुविकल्पता। बहुविकल्पता का मतलब होता है कि जब बहुत सारे एलील मिलकर किसी एक लक्षण को कंट्रोल करें, जब बहुत सारे एलील मिलकर किसी एक लक्षण को कंट्रोल करते तो इसे बहुविकल्पता कहते हैं। जिसे रक्त समूह, जैसे रक्त समूह। फिर है बहुजीनी वंशागति, जब बहुत सारे
सारे जीन मिलकर किसी एक लक्षण को कंट्रोल करते, जब बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण को कंट्रोल करते तो इसे कहते हैं बहुजीनी वंशागति। इसे क्या कहा जाता है? बहुजीनी वंशागति। नेक्स्ट हमारे पास है बहुप्रभाविता। जब एक जीन बहुत सारे प्रभाव दिखाता है, ठीक है, जब एक जीन बहुत सारे प्रभाव दिखाता है, दर्शाता है, तो इसे कहते हैं बहुप्रभाविता। इसे क्या कहते हैं बच्चा? तो याद रखना, इसे कहते हैं बहुप्रभाविता। तो हमारे पास क्या है? ये सारी चीजें हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है, वापस से एक बार रिवीजन कर दिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के, आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे लिंग का निर्धारण। होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये कैसे तय होता है। फिर भैया मनुष्यों में कैसे लड़का और लड़की बनते। फिर पढ़ेंगे कि मधुमक्खियों में लड़का और लड़की कैसे बनते। ये सारी चीजें हम आपको आज के क्लास में पढ़ाने वाले हैं। डन? सभी लोग बताओ, तैयार हो? एक बार फटाफट से हमको ऐसे, आपके पास जा रहा है पोल। क्या जा रहा है भैया? पोल जा रहा है। तो पोल में बताइए जल्दी से, लप से, क्या आप लोग तैयार है आज की क्लास के लिए? अगर हाँ तो ऐसे करो, और अगर लगता है कि नहीं मैम पिछला रिवाइज करना है तो ऐसे करो। देखो हमने रिवीजन करवाया है ना, एक ही चीज 36 बार पढ़ाते हैं, मेंडल का नियम रोज दोहराते हैं, और अगर अब तक याद नहीं हुआ तो भैया वो कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर खून नहीं पानी बह रहा है ना, उसमें भैया पानी में आग लगा दो। ठीक है, पानी में आग लगा दो ताकि कम से कम कुछ गर्मी आए और चीजों को आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। तो जल्दी जल्दी बताइए, आर यू रेडी गाइस? स्टार्ट करें अपना आज का टॉपिक, लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। याद रखना, इस संडे को शाम 7 बजे 5 जुलाई को शाम को होने वाला है आप लोगों का मेगा टेस्ट निधि मैम साइंस चैनल पर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर बच्चा 7 बजे आप लोगों का मेगा टेस्ट होगा। तो आप लोगों को तैयार रहना संडे के लिए, और उसका रिवीजन हम डेली करा रहे हैं। ठीक है, कल हमने चैप्टर 1 का एमसीक्यू कराया था, आप लोग क्लास किए थे कि नहीं? बहुत सारे बच्चे आए थे, लिख रहे थे कि मैम हम परिश्रम बैच से आए हैं। आज पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को रिवीजन करना है 1 चैप्टर का, 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का, 4 चैप्टर का, तो आप आज भी शाम को 7 बजे जुड़ करके अपना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो बायो में बस 2 घंटा दो, हमारा परिश्रम बैच में जो क्लास चलता है उसको करो, निधि मैम साइंस चैनल पे जो क्लास चलता है उसको करो। फिर भैया ऑल द बेस्ट, आपको 95 नंबर लाने से बायो में कोई रोक नहीं सकता। चलिए तो रिजल्ट देखते हैं। तो हमारे 96% बच्चे तैयार हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, 3% बच्चे तैयार नहीं हैं। तुम लोग ना उल्टा अपने आप को टांग दो, मम्मी को दे दो धरनी, ऐसा मारे ना कि तुम लोग क्या बताएं, चक्कर ही लग जाना चाहिए तुम लोगों के पैरे में। आइए जी स्टार्ट करते हैं लिंग का निर्धारण। देखो लिंग निर्धारण पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें हमको बताना है जो क्लास 10th का है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि अपने अगल बगल में देखो तो क्या दिखा, तो कहोगे मैम बहुत सारा सामान दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम पूछेंगे कि आपका जो रूम है, रूम कौन चीज से बना है, तो कहोगे दीवालों से बना है ना। आपको अपने इधर दीवार दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, आपका रूम किस चीज से बना है? दीवार से बना है। अब हम कहे कि दीवार कौन चीज से बना है, अगर हम बोले कि आपका दीवार कौने चीज से बना, तो कहोगे मैम एकरा अंदर ईटा है, मैम एकरा अंदर सीमेंट है, मैम बालू है, मैम चुन्ना और पुट्टी है, मैम फेविकोल है, मैम ई है, मैम ऊ है। ऐसे आप लोग चीजें बताओगे ना बच्चा, कि आप लोग ऐसे हमको बताओगे कि मैम ये चीजें दीवार के अंदर है। सेम उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि आपका शरीर किस चीज से बना है, तो आप बोलोगे कोशिकाओं से। ठीक है, किससे बना है? कोशिकाओं से। कोशिका के अंदर क्या है? तो बहुत सारी चीजें हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं। ये लोग पता नहीं क्या करके रख दिया, कमेंट ही नहीं देख पा रहे, कमेंट दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो हम बोले हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिका के अंदर क्या है बच्चा? कोशिका के अंदर आपका कोशिकांग है। क्या है? कोशिका के अंदर कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। कोशिका, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। अब केंद्रक के अंदर जब हम झांकते हैं, केंद्रक के अंदर जब हम देखते हैं तो हमको मिलता है गुणसूत्र। क्या मिलता है? गुणसूत्र। अब निकाल लो गुणसूत्र को, है ना। हम आपको इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि गुणसूत्र किस चीज से मिलकर बना होता है।
सिर्फ अभी याद रखना कि हम मनुष्यों के कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। अब देखो गुणसूत्र की संख्या, अगर गुणसूत्र की संख्या की बात करें, किसकी, गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो हर मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। चाहे तुम हो, मम्मी हो, चाचा हो, चाची हो, सास हो, ससुर हो, ननद हो, भौजाई हो, देवर हो, देवरान हो, जेठ हो, जेठान हो, जितने भी लोग हैं, मौसेरा सास, मौसेरी सास, फुफुआ, फुफ्फा, सब लोग सबके शरीर में 46 क्रोमोसोम, और ये जोड़ियों में होते। कैसे, जोड़ियों में। जोड़ी मतलब आप जूता खरीदने जाते हो तो भैया आप एक जूता मांगते हो, में 2 जूता मिलता है ना। धोने वाला जूता नहीं, पहनने वाला जूता मिलता है ना। जोड़ी में मिलता है जूता, हमेशा कैसे मिलता है, जोड़ी में। सेम उसी तरीके से गुणसूत्र आपके केंद्रक के अंदर है, लेकिन वो कैसे है, जोड़ियों में। कैसे बच्चा, जोड़ियों में है। ये 46 क्रोमोसोम है ना, ये जोड़ी में होता है। टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र, टोटल कितना, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कितना गुणसूत्र होता है तो याद रखना है मनुष्यों में 23 जोड़ी, कितने, 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इस 23 में से 22 जोड़ी गुणसूत्र, यानी संख्या में 44। देखो आप लोग को कंफ्यूज कैसे करेगा, अगर आपसे एमसीक्यू पूछा, क्या पूछा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। अगर आपसे पूछा मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या, कमेंट में लिखो जल्दी से, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है, कितनी है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, क्या जवाब होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब एक और सवाल, मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो याद रखना, अगर बोलेगा मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या, अगर पूछा मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो याद रखना 46। संख्या पूछेगा, अगर संख्या पूछेगा तो 46 होगा, लेकिन अगर जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी होगा। ये देखो कंफ्यूजन वाला चीज था, हमने यहां पर क्लियर कर दिया। आपके परीक्षा में अगर दे तो बच्चा एक बार ध्यान से पढ़ना, संख्या पूछेगा तो 46 और जोड़ी पूछेगा तो 23 है ना। जोड़ी पूछेगा तो कितना होगा, 23 होगा। बताओ क्लियर है, एक बार जल्दी बताइए, यहां तक हमारा बात समझ में आया, जी मैम, जी मैम, जी मैम, बहुत बढ़िया है ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आ जाओ। ठीक है, अब यहां तक हमने बताया था, यहां आइए। हमने कहा मनुष्यों में 46 और 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, इनको 2 भागों में बांटते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी संख्या में 44, इन्हें ऑटोसोम या समजात कहा जाता है। इसे ऑटोसोम या समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम या समजात गुणसूत्र कहा जाता है। फिर लास्ट में एक जोड़ी गुणसूत्र बचा, 23 था, 22 तो हो गया, अब बचा कितना, एक जोड़ी यानी संख्या में 2, इन्हें बच्चा लिंग गुणसूत्र कहते हैं, इन्हें कहते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, अब इन दोनों का काम समझो। समजात गुणसूत्र का मतलब होता है ऐसा गुणसूत्र जो लड़का और लड़की दोनों में सेम हो। ठीक है, वो गुणसूत्र जो लड़का और लड़की दोनों में समान होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र। हम उसे क्या कहते हैं बच्चा, तो याद रखना, हम उसे कहते हैं समजात गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या 46 है, गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी संख्या में 44 समजात गुणसूत्र कहलाते हैं, और एक जोड़ी यानी संख्या में 2 लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, यानी लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर यहां तक बताइए बच्चा, क्या आप लोगों को हमारा बात इतना समझ में आया? यस दीदू, बहुत बढ़िया है ना।
हाँ, यहां तक सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। अब आ जाओ भैया, ये समजात गुणसूत्र लड़का और लड़की दोनों में सेम होता है और ये हमारे शरीर का निर्माण करता है। किसका? कायिक संरचना का, हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। वहीं पर जो हमारा एक जोड़ी गुणसूत्र है जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ये लिंग बनाता है। क्या आप लड़का हो गया लड़की, ये किस पर डिपेंड करता है? लिंग गुणसूत्र पर। किस पर? लिंग गुणसूत्र पर। और समजात गुणसूत्र का काम है हमारे शरीर का निर्माण करना, ठीक है। समजात गुणसूत्र लड़का और लड़की दोनों में सेम है। लड़कों के पास भी 2 आंखें हैं, लड़कियों के पास भी 2 आंखें हैं। बस फर्क इतना है कि लड़का का आंख देखने का काम करता है, लड़की का आंख गोली मारने का काम करता है। आप कहोगे मैम क्या मजाक करती हो, तुमने गाना नहीं सुना? लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे, है ना। तो सिंगर्स का कहना है कि जो लड़की कमाल की होती है वो अपनी आंखों से देखती नहीं है, गोली मारती है। तो अगर लड़का समाज में जितने भी लोग हमारी क्लास को देख रहे, अगर आपको अपने मोहल्ले में, अपने क्लास में, अपने कोचिंग में, अपने ट्यूशन में कोई लड़की कमाल की मिलती है तो समझ जाओ गोली मारती है। क्या करती है? गोली मारती है। तुरंत उसको आर्मी में भर्ती करवाई ताकि आधा पाकिस्तान वो अपनी आंखों से उड़ा दे, ठीक है। आधा पाकिस्तान वो डुबो के रख दे अपनी आंखों से। तो भैया तुम लड़कियां जितनी भी देख रही हो, अगर खुद को कमाल कहती हो तो जल्दी भर्ती करवाइए अपना आर्मी में, है ना। देखो हम तो कमाल के नहीं, हम तो बहुत साधारण लड़की हैं। हमारा आंख देखने का काम करता है, आलू जैसा हमारा आंख है, कभी कभी मटर बन जाता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे लिंग के निर्धारण पर। अभी देखो हमने बेसिक्स बता दिया ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। अब अपना मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं, लिंग निर्धारण। अब सवाल है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। अब सवाल है भैया लिंग निर्धारण किसे? मैम तान्या कमाल की लड़की, बस भर्ती करा उसको, पकड़ के टांग कर ले जाओ, घसीटते हुए ले जाओ, पाकिस्तान वालों के सामने खड़ा कर दो, ठीक है। लिंग का निर्धारण किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान में लिंग निर्धारण यह तय करने की प्रक्रिया है कि कोई जीव नर होगा या मादा। अलग अलग जीवों में इसके लिए अलग अलग आनुवांशिक और पर्यावरणीय तंत्र होते हैं। आइए मनुष्य और मधुमक्खी के बारे में हम पढ़ते। तो अगर आपसे कोई पूछे लिंग निर्धारण क्या है, ठीक है, लिंग निर्धारण क्या है, तो यह वह प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया है ना, यह वह प्रक्रिया है जो तय करता है, ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जो तय करता है होने वाला संतान, ठीक है। यह वह प्रक्रिया है जो तय करता है कि होने वाला संतान नर होगा या मादा, होने वाला संतान नर होगा या मादा, ठीक है। यह वह प्रक्रिया है जो तय करता है कि होने वाला संतान नर होगा या मादा, ठीक है। ये क्या करता है? तय करने का काम करता है कि होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। लड़का होगा या लड़की होगा, ये कौन तय करेगा? तो भैया याद रखिएगा लिंग निर्धारण के द्वारा, ठीक है। यह वह प्रक्रिया जो तय करता है कि होने वाला संतान नर होगा या मादा। बहुत बढ़िया, नर होगा या मादा, बिल्कुल बढ़िया, है ना। आइए अब मनुष्यों के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्यों में कैसे होगा, ठीक है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के आधार पर होता है, ठीक है। इसे XX XY प्रकार का लिंग निर्धारण कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मनुष्यों में कैसा लिंग निर्धारण होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्यों में कैसा लिंग निर्धारण होता है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको क्या याद रखना है बच्चा? मनुष्यों में XX XY प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्यों में XX XY प्रकार का लिंग निर्धारण किया जाता है, ठीक है। इसे XX XY प्रकार का लिंग निर्धारण कहते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी संख्या में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम जो नर और मादा दोनों में समान होता है, जो शारीरिक लक्षण को तय करता है। 23वां जोड़ा हमारा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो लिंग का निर्धारण करता है, जो लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। यहां तक हमने आपको कराया, है ना, यहां तक बच्चा हमने आपको बताया, अभी आगे वाले में पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो मादा, ठीक है। इसमें मादा की बात करें तो मादा में क्या है? 44 समजात गुणसूत्र होता है और उसका जो 2 लिंग गुणसूत्र है वो होता है XX, ठीक है। मादा का दोनों लिंग गुणसूत्र समान होता है,
ठीक है, इसमें दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते एक्स एक्स, इसलिए मादा में केवल एक ही प्रकार का अंडा बनता है। देखो मादा के पास क्या है, लिंग गुणसूत्र के नाम पर डबल एक्स, अगर ये वाला अपने अंडे मादा युग्मक में देगी तो भी एक्स आएगा, ये वाला देगी तो भी एक्स आएगा, दोनों में से कोई भी अंडे में जाएगा तो क्या आएगा, अंडे में एक्स आएगा। मान लो तुम्हारे पास 2 रुपया, एक एक का सिक्का, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है 2 रुपया एक एक का सिक्का है, तुमने अगर ये वाला सिक्का भी गरीब को दिया तो कितना पैसा दिया, 1 रुपया, अगर ये वाला भी दिया तो कितना दिया, 1 रुपया, दोनों में से तुम जो भी दोगे गरीब के पास क्या जाएगा, 1 रुपया ही ना जाएगा जी। सेम उसी तरीके से मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो डबल एक्स होता है, इसमें दोनों क्या होते हैं, समान लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए इसमें केवल एक ही प्रकार का अंडा बनता है जिसमें एक्स गुणसूत्र होता है। अब बात करते हैं नर का, नर का बता दे, इसमें लिंग गुणसूत्र असमान होते, नर के बारे में बता दे बच्चा, इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है ना वो असमान, लिंग लड़कों का लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई, ठीक है, लड़कों का लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई, इसीलिए नर में 2 प्रकार का शुक्राणु बनता है, ठीक है। नर में क्या होता है बच्चा, दीदू यू हैड सर की शादी में नहीं गई क्या, कौन से सर की शादी, अच्छा हर्ष सर, नहीं बच्चा हमें नहीं बुलाया गया, तुम लोग बुलाना जी, ठीक है, आप लोग हर्ष सर से पूछेगा क्यों नहीं हमारी निधि मैम को बुलाया गया, आए क्या निधि मैम ज्यादा खाना खाती है आपकी शादी में, ठीक है। वैसे हर्ष सर को बहुत बहुत बधाई हो यार, ठीक है, जिंदगी में एक कदम सर आगे बढ़ गए, बताओ सर भी शादी कर लिए, अपनी जिंदगी खतरे में डाल लिए, अब क्या ही कर सकते हैं, चलो कोनो बात नहीं, सर ने तो शादी कर लिया, आपको अभी शादी नहीं करना है, आपकी शादी में अभी बहुत उम्र है, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पर नर और मादा दोनों का हमने बता दिया कि लड़की का लिंग गुणसूत्र डबल एक्स होता है, अर्थात इसमें बनने वाले सारे मादा युग्मक यानी अंडाणु उसमें एक्स गुणसूत्र होगा, जबकि लड़कों में लड़कों का लिंग गुणसूत्र क्या है, लड़के का लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई, अर्थात इसमें 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक्स वाला और वाई वाला, ठीक है, एक्स वाला और वाई वाला, ठीक है। लड़कों में 2 तरह का शुक्राणु बनता है, ठीक है, कुछ शुक्राणु का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स होता है और कुछ का वाई होता है। अब देखिए है ना, अब देखते कि इनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। मनुष्य की बात करें, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46, ठीक है। अगर नर की बात करें और मादा की बात करें, है ना, नर का लिंग गुणसूत्र होता है, नर का गुणसूत्र कितना होता है, नर में 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। लड़का कैसा होता है, तो याद रखना लड़के का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है, विषम जात, इसका लिंग गुणसूत्र अलग अलग है, दोनों एक्स और वाई, ठीक है। अगर लड़की की बात करें तो लड़की का 44 तो बिल्कुल सेम है लड़के की तरह, और जो अंतिम का है वो डबल एक्स है, इसके दोनों क्या है, लिंग गुणसूत्र समजात है। अब ये युग्मक बनाएंगे, ठीक है। लड़कों में 2 तरह का युग्मक बनता है, देखो युग्मक का मतलब होता है कि जितना गुणसूत्र हमारे पास है हम उसमें आधा देंगे, ठीक है, आधा कितना देंगे, आधा, ठीक है। तो नर के शरीर में शुक्राणु बनता है, शुक्राणु में क्या जाता है, मनुष्य नर का आधा गुणसूत्र जाएगा, यानी 44 का आधा 22, और एक्स वाई में से किसी में एक्स जाता है और किसी में वाई जाता है। तो लड़कों में 2 तरह का क्या बन गया, शुक्राणु बन गया। लड़कों में कितने तरह का, 2 तरह का शुक्राणु बन गया। अब बढ़ते आगे की तरफ, लड़की की तरफ, ठीक है। लड़की का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है 44 प्लस एक्स एक्स, है ना। इसमें बच्चा याद रखना, इसमें आपका 2 तरह का क्या बनता है, 2 तरह का, एक ही तरह का अंडा बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही तरह का, लड़कों में 2 तरह का शुक्राणु बनेगा, कुछ में एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, कुछ में वाई होता है। लेकिन जो लड़की है, लड़की में जितना भी अंडा बनेगा वो सारे कैसे होंगे बच्चा, 22 प्लस एक्स वाले, ठीक है। दोनों एक्स है, दोनों में से कोई भी आएगा अंडे में क्या आएगा, एक्स आएगा, दोनों में से कोई भी आएगा अंडे में क्या आएगा, एक्स आएगा। आप चाहो तो इसको 2 अलग अलग भी कर सकते हो, वरना एक ही कर सकते हो। अब हम कराते क्रॉस, देखो अगर लड़के का शुक्राणु एक्स वाला है, अगर एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु महिला के अंडे से मिलता है तो क्या बन जाएगा, 22 22 44, और एक्स लड़के का और लड़की का एक्स क्या बन जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स का मतलब क्या है, लड़की पैदा होगी। क्या पैदा होगी,
लड़की पैदा होगी। लेकिन अगर लड़के का वाई लिंग गुणसूत्र वाला, अगर लड़की का वाई लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु लड़की के अंडे से मिल जाएगा तो क्या बनेगा? 22 और 22 44, एक्स और वाई, और एक्स वाई किसका होता है? लड़के का। कितने? किसका? लड़के का। तो इस तरीके से लड़के और लड़की का निर्माण होता है। एक चीज याद रखना, ठीक है, मनुष्यों में होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की, ये किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखना, पिता के लिंग गुणसूत्र पर, ठीक है, पिता के शुक्राणु पर डिपेंड करता है। होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये किस पर डिपेंड करता है? तो बच्चा याद रखना, ये पिता के, किसके? पिता के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। किसके? पिता के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की। क्यों? क्योंकि पिता का लिंग गुणसूत्र विषम जात है। लड़कों में दो तरह का शुक्राणु बनता है, एक्स लिंग गुणसूत्र वाला और वाई। अगर पिता का एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु महिला के अंडे से मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, और अगर पिता का वाई लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु महिला के अंडे से मिलेगा तो क्या बनेगा? लड़का। क्या बनेगा बच्चा? तो याद रखना, लड़का। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। बताओ, क्लियर है? बोलो बोलो, क्या यहां तक आप लोगों को हमारी बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, जल्दी बताओ, क्या यहां तक आप सभी को हमारी बात समझ में आ गई? यस या नो? यस या नो? जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। लगभग हमारे बहुत सारे बच्चों को क्लियर है और समझ में आ गया है ना। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो बोलो, क्लियर। मैम आप 2.0 में आ जाओ। अच्छा, नहीं आ सकते ना, अब नहीं आ सकते, आप लोगों ने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, है ना। एक दिन हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, जब हमको यूपी बोर्ड वाले बच्चे पसंद करने लगेंगे फिर हम आएंगे नेक्स्ट ईयर, है ना। इस साल हमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आप लोगों के दिल में जगह बनाना होगा, ठीक है। इतना मेहनत करना, इतना मेहनत करना है कि आप लोग हमसे प्यार करने लगो। इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आप लोग हर जगह कॉमेंट में लिखो निधि मैम, निधि मैम, निधि मैम, है ना। इसके लिए हमको खूब सारा मेहनत करना होगा, ठीक है, और हम करेंगे भी, क्योंकि हमें आप लोगों के दिल में जगह तो बनाना पड़ेगा, वरना कैसे रहेंगे यूपी में, ठीक है। चल, यहाँ तक सबको क्लियर? जी मैम, जी मैम, जी मैम, ओके, यहाँ तक सबको डन है, ठीक है। मैम मेगा टेस्ट यूट्यूब पर होगा। हाँ जी अखिल जी, मेगा टेस्ट यूट्यूब पर होगा, ठीक है। चल, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा डन हो चुका, ठीक है। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है ये पूरी तरीके से डन है। सिर्फ एक चीज याद रखना, आनुवांशिक रूप से बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरह से पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर आपके परीक्षा में आएगा कि होने वाला बच्चा लड़का है लड़की, ये क्यों पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है, तो क्या लिखोगे? क्योंकि पिता के शरीर में दो तरह का शुक्राणु बनता है, एक्स लिंग गुणसूत्र वाला और वाई लिंग गुणसूत्र वाला। अगर पिता का एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु महिला के अंडे से मिलता है तो लड़की पैदा होगी, और अगर पिता का वाई लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु महिला के अंडे से मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। इस तरीके से पूरी तरीके से होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है पिता के लिंग गुणसूत्र पर। किस पर? पिता के लिंग गुणसूत्र पर, ठीक है। अब बारी है मधुमक्खी का। एक बार पहले पूरा पढ़ा देंगे, फिर आपको लिखवा भी देंगे, ठीक है। अगर बोलो तो लिखवाते चले, है ना। मनुष्यों का बच्चा हमारा डन हो चुका, है ना। मनुष्यों का क्या कर चुके? डन कर चुके। यहां पर करते हैं, ठीक है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण, ठीक है। एक एक पॉइंट करके लिख रहे हैं। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण पूरी तरह से, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण पूरी तरह से, ठीक है। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण पूरी तरह से पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है ना। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण पूरी तरह से पूरी तरह से गुणसूत्रों पर, ठीक है। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है, गुणसूत्रों के द्वारा होता है। यहां पर मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं,
मनुष्यों में 46 गुणसूत्र, मनुष्यों में संख्या में 46 गुणसूत्र, मनुष्यों में संख्या में 46, संख्या में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्यों में संख्या में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें अर्थात ठीक है, मनुष्यों में 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़ी। ठीक है, मनुष्यों में संख्या में 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्यों में संख्या में 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी, इसमें से 22 जोड़ी अर्थात 44 गुणसूत्र, अर्थात 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र समजात गुणसूत्र कहलाता है, समजात गुणसूत्र कहलाता है, समजात गुणसूत्र कहलाता है, जो नर एवं मादा दोनों में समान होता है, जो नर एवं मादा दोनों में समान होता है, समान होता है, और शारीरिक संरचना बनाने का काम करता है, और शारीरिक संरचना के निर्माण का कार्य करता है, शारीरिक संरचना के निर्माण का कार्य करता है, निर्माण का कार्य करता है ना। ये आपको याद रखना है, शारीरिक संरचना के निर्माण का कार्य करता है। ये हो गया आपका डन। ठीक है, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण। अब आइए अंतिम 2 जोड़ी लिंग गुणसूत्र, अंतिम एक जोड़ी अर्थात संख्या में 2 गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, जो लड़का और लड़की दोनों में अलग होता है, जो लड़का और लड़की, जो नर और मादा दोनों में अलग होता है, जो नर एवं मादा दोनों में अलग होता है। ठीक है, जो नर एवं मादा दोनों में अलग होता है। ठीक है, अंतिम एक जोड़ी अर्थात संख्या में 2 गुणसूत्र। ठीक है, अंतिम एक जोड़ी अर्थात संख्या में 2 गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो नर एवं मादा दोनों में अलग होता है, और यही लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है, और यही लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मादा का लिंग गुणसूत्र डबल एक्स है। मादा का लिंग गुणसूत्र डबल एक्स है, जो समजात है, समजात का मतलब सेम। ठीक है, समजात का मतलब क्या होगा? सेम। ठीक है, मादा का लिंग गुणसूत्र डबल एक्स है, जो समजात है, अर्थात इसमें बनने वाले सभी अंडों में, अर्थात इसमें बनने वाले
बनने वाले सभी अंडों में एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। बनने वाले सभी अंडों में, ठीक है, याद रखना मादा का लिंग गुणसूत्र डबल एक्स है जो समजात है, अर्थात इसमें बनने वाले सभी अंडों में एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, मादा का लिंग गुणसूत्र डबल एक्स है जो समजात है, अर्थात इसमें बनने वाले सभी अंडों में एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। क्लियर? मादा का लिंग गुणसूत्र डबल एक्स है जो समजात है, अर्थात इसमें बनने वाले सभी अंडों में एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। क्या करते पाया जाता है? एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये सभी को याद रखना है। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, अगला लिखेंगे, जबकि नर का लिंग गुणसूत्र, जबकि नर का लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है जो विषम जात है, इस कारण नर में दो तरह का शुक्राणु बनता है। इस कारण नर में दो तरह का शुक्राणु बनता है। बनता है 50% एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु, 50% एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु तथा 50% वाई लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु बनता है। वाई लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु बनता है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ठीक है, ये डन हो गया। यहां तो सबको क्लियर है। अब आइए मेन मुद्दे पर। ठीक है, लिंग का निर्धारण, यदि एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु, यदि एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु यदि एक्स लिंग गुणसूत्र शुक्राणु मादा के अंडे के साथ निषेचन करता है, मादा के अंडे के साथ निषेचन करता है, मादा के अंडे के साथ, यदि एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के अंडे के साथ निषेचन करता है, यदि एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के अंडे के साथ निषेचन करता है तो मादा संतान का निर्माण होगा। यहां बना देना, पिता का शुक्राणु में है 22 + x, ये पिता का, ठीक है, माता का है भैया 22 + x, दोनों मिलकर के बनाएंगे 44 + xx, यानी कौन बनेगा? मादा संतान। कैसी? लड़की बनेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यदि वाई लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु, ठीक है, यदि वाई लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के अंडे के साथ, ठीक है, मादा के अंडे
ठीक है, यदि Y लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के अंडे के साथ निषेचन करता है, मादा के अंडे के साथ निषेचन करता है तो नर संतान का निर्माण होता है, तो नर संतान का निर्माण होता है, निर्माण होगा। ठीक है, इसका भी वैसे ही चार्ट बना लेंगे। ठीक है, पिता से आया 22 प्लस वाई, ठीक है, 22 समजात गुणसूत्र और 22 का लिंग गुणसूत्र। माता का आया, माता का आया 22 प्लस एक्स, दोनों मिलकर के बनाएंगे 22 22 44 और एक्स वाई, यानी नर बनेगा, यानी नर संतान बनेगा। कैसा? नर संतान। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट। लास्ट में लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, लास्ट में हम लिखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। क्या होगा आपका? आनुवांशिक रूप से लड़का होगा या लड़की? यहां पर आनुवांशिकी रूप से मनुष्य को लड़का होगा या लड़की? मनुष्य को लड़का होगा या लड़की? लड़का होगा या लड़की? ठीक है, आनुवांशिकी रूप से मनुष्य को लड़का होगा या लड़की? लड़का होगा या लड़की? यह पूरी तरह से पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है, पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है, पिता के लिंग गुणसूत्र या पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। बताओ सभी को यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट से बताइए। ठीक है, मनुष्यों में संतान कैसे बनता है, मनुष्यों में संतान का निर्माण कैसे होता है, ये हमने पूरा आपको यहाँ पर लिख करके बता दिए हैं। आप लोग नोट्स में बच्चा इस तरीके से लिख लेना, आपका हो जाएगा, है ना। ये पूरा बच्चा एक एक पॉइंट लिख कर हमने पूरा यहाँ पे बता दिया। मनुष्यों में XY प्रकार का लिंग का निर्धारण होता है ना। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर लेना, यहाँ लिख देते हैं मनुष्यों में, को ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पे लिख दो मनुष्यों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्यों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है। ये हो गया अब आपका डन, है ना। ये आपका पूरी तरीके से डन हो चुका, कंप्लीट हो चुका। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मधुमक्खी। भैया अब स्टार्ट होगा किसमें? मधुमक्खियों में। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो? बोलो बोलो, है ना। अब स्टार्ट कर रहे हैं कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भैया मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खियां 3 तरह की होती हैं। ठीक है, आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दें, जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, ठीक है, इनमें बच्चा सबसे पहला याद रखना अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। इसमें कैसा होता है? इनमें अगुणित द्विगुणित प्रकार का, हमारे मनुष्यों में
एक्स 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 वाई प्रकार का होता है। लेकिन अगर मनुष्य मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। कैसा? अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, मधुमक्खियां बच्चे 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। कौन कौन सा? पहला होता है नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, और दूसरा होता है मादा मधुमक्खी। आपको क्या मैम 2 ही तो हुआ? नहीं। ठीक है, मादा मधुमक्खी। अब ये मादा मधुमक्खी 2 प्रकार की होती है। एक होता है रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, और एक होता है हमारा श्रमिक मधुमक्खी। एक होता है श्रमिक मधुमक्खी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। हम लोग में जैसे होता है लड़का लड़की, और तीसरा क्या होता है आपका, जो लड़का लड़की दोनों नहीं होते, सेम उसी तरीके से मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं। नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी जो बच्चा पैदा करेगा, और श्रमिक मधुमक्खी जो काम करेगा। ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता। श्रमिक मधुमक्खी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये नपुंसक होते हैं। इनका काम होता है केवल रानी मधुमक्खी को अच्छा अच्छा खाना खिलाना और रानी मधुमक्खी के बच्चे को पालना। ये किसका काम होता है? श्रमिक मधुमक्खी का। अब जानते हैं ये कैसे बनता है। अब हमें जानना है ये कैसे होगा। देखो, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की एक बहुत ही अनोखी प्रणाली होती है जिसे कहते हैं अगुणित द्विगुणित तंत्र। ठीक है, मधुमक्खियों में याद रखना, मधुमक्खियों में कैसा लिंग निर्धारण होता है? अगुणित द्विगुणित प्रकार। कैसा? अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। यहां लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन सा गुणसूत्र मिला है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि जीव के पास गुणसूत्रों के कितने सेट है। यहां गुणसूत्रों पर निर्भर नहीं करता, गुणसूत्रों के सेट पर निर्भर करता। नहीं समझे? आ जाओ। मधुमक्खियों में अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। इसमें 3 तरह की मधुमक्खियां हैं। पहला, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं। रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी और नर मधुमक्खी जिसको ड्रोन कहते हैं। मादा मक्खी की बात करते हैं। देखो, मादा मक्खियां निषेचित अंडों से विकसित होती हैं। जब शुक्राणु और अंडा मिलेगा, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? मादा। आपका क्या बनता है बच्चा? मादा मधुमक्खी। ठीक है, और इनके पास गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। इनमें 32 गुणसूत्र होता है। जोड़ी में 16 जोड़ी। कितने? 16 गुणसूत्र। और उनमें से हमारा क्या है? याद रखना, इसमें से एक हमारा जो मक्खी होगा वो एक मधुमक्खी रानी में बदल जाएगी, और बाकी सारे के सारे जो नॉन फर्टाइल होते हैं वो क्या करते हैं? श्रमिक मधुमक्खी बन जाते हैं। ठीक है, आगे है नर मधुमक्खी। देखो, नर मधुमक्खी अगुणित होता है। इसमें जोड़ी में गुणसूत्र नहीं होता, इसमें केवल संख्या में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नर मक्खियां अनिषेचित अंडों से बनती है, यानी बिना निषेचन के जो बन जाए उसे कहते हैं नर मधुमक्खी। ठीक है, और इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन हमने पढ़ाया था ना। ठीक है, अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के बनना। बिना निषेचन के बनना, इसी को क्या कहते हैं बच्चा? याद रखना, अनिषेक जनन। अब आप लोग कहोगे मैम इस हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दो वरना रहने दो, है ना। तो भैया अभी पढ़ा देते हैं, डोंट वरी। देखो, मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में 2 हैं। एक हमारा नर मधुमक्खी जिसके पास केवल 16 गुणसूत्र होता है। ठीक है, इनमें जितने भी शुक्राणु बनेंगे वो कैसे होते हैं? 16 गुणसूत्र लेकर। कितने? 16 गुणसूत्र लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं मादा मधुमक्खी। मादा मधुमक्खी के पास 32 गुणसूत्र होते हैं। कैसे? ये अगुणित है और ये हमारा द्विगुणित है। ठीक है, जोड़ी में पाया जाता है 32। तो इसमें जो अंडे बनेंगे वो 2 तरह के बनते हैं। क्या? 16-16 वाले। एक इसमें अंडे क्या होते हैं? ढेर सारे बनते हैं, सब में क्या होता है? 16 गुणसूत्र। इसमें भी अंडा बना है, कितना? 16 गुणसूत्र। अब देखो, ये शुक्राणु और अंडाणु मिल गए। ठीक है, शुक्राणु का 16 और अंडे का 16, टोटल कितना हो गया? 32। और 32 किस में होता है? 32 होता है आपके मादा मधुमक्खी में। 32 किस में होता है बच्चा? मादा मधुमक्खी में। तो ये हमारा क्या बन गया? मादा मधुमक्खी बन गई। अब देखो, अब ये हमारा कुछ अंडा बच जाता है। कुछ अंडा क्या होता है? बच जाता है। ये ऐसे ही पड़ा रह गया, तो ये क्या होंगे? ये बिना निषेचन के, बिना शुक्राणु के मिले ही ये बदल जाते हैं नर मधुमक्खी में। किसमें? ये बदल जाते हैं आपका नर मधुमक्खी में। ये आपको याद रखना है, नर मधुमक्खी में। ये हो गया आपका डन। ठीक है, ये आपका हो गया डन। बताओ क्लियर है?
ठीक है। मधुमक्खी दो प्रकार का, नर और मादा मधुमक्खी। नर मधुमक्खी हमारा अगुणित होता है, इसमें बनने वाले सभी शुक्राणु में केवल 16 गुणसूत्र होगा, जबकि मादा मधुमक्खी द्विगुणित होती है, तो इनमें जितने भी अंडे बनेंगे वो 16 गुणसूत्र वाले। तो शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के 32 गुणसूत्र यानी मादा मधुमक्खी का निर्माण करेगा, और जो अंडे हमारे बच जाते हैं वो बिना निषेचन के नर मधुमक्खी बदल जाएंगे। अब जितनी भी मादा मधुमक्खियां बनी ना, उनमें से किसी एक को रॉयल जेली खिला दिया जाता है, जो रॉयल जेली खा लेगी वो रानी बन जाएगी, और बाकी सारे के सारे आपके श्रमिक मधुमक्खी। इनमें से एक हमारी क्या होती है, रानी बनती है। हर छत्ते में केवल एक रानी होगा, बाकी सब क्या होंगे, श्रमिक मधुमक्खी होंगे। ठीक है, तो याद रखना, एक छत्ता के अंदर 3 लोग मिलेंगे, नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। और श्रमिक मधुमक्खी, अब एक चीज बताते हैं आपको, एक बहुत ही ना इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, नर मधुमक्खी क्या है, नर मधुमक्खी जैसे ही मादा के साथ सेक्स करेगा, नर और दो शुक्राणु और अंडाणु को मिलाना है, तो दोनों को क्या करना होगा, संबंध बनाना होगा। तो देखो मादा क्या करती है, मादा सज धज के नर के पास आती है, कहती है चलो अब समय आ गया संतान उत्पन्न करने का। नर को पता है कि अगर हम सेक्स करेंगे तो हम मर जाएंगे, नर को पता है कि भैया संबंध बनाते ही हम क्या होंगे, मर जाएंगे। क्या होंगे, मर जाएंगे। लेकिन जानते हैं लड़के आदत से मजबूर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, उनको समझाया जाता है, लेकिन वो सब क्या होते हैं, ललुआए होते हैं। तुम जितनी बार बुलाओगे हम उतनी बार आएंगे, तुम हमको कहोगे 7 समुंदर पार करके आना, हम 7 समुंदर पार करके आएंगे। तो हमारा नर भी उहे करता है। नर को पता है कि हम मादा के पास, रानी के पास जाएंगे तो हम खत्म, टाटा बाय बाय दुनिया को बोल देंगे, लेकिन ये फिर भी जाता है। और नर और मादा आसमान में क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाते ही नर मधुमक्खी मर जाता है। नर मधुमक्खी क्या होता है, मर जाता है। तो याद रखिएगा, ये सभी लोगों को याद रखना है कि नर मधुमक्खी संबंध बनाते ही मर जाता है, और उसका शुक्राणु महिला के शरीर में जाता है, जहां पे शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के क्या करेंगे, आपका मादा मधुमक्खी बनाएंगे। और जो अंडा निषेचित नहीं होता है वो बिना निषेचन के नर मधुमक्खी में बदल जाएगा। किसमें, बिना निषेचन के ही नर मधुमक्खी में बदल जाएगा। तो भैया यही लिए, ये नर मधुमक्खी को देखकर ये नारा बना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यही को देखकर ये भी नारा बन गया कि जब जब बुलाऊंगा तब तब मैं जाऊंगा, है ना। तो ये नर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी को याद रखना है, क्या याद रखना है कि मनुष्यों में XY प्रणाली का लिंग निर्धारण होता है, जबकि मधुमक्खियों में अगुणित द्विगुणित प्रकार का होता है। लड़का के शरीर में जो शुक्राणु है, ठीक है, लड़का कैसा होता है, द्विगुणित 44 प्लस XY क्रोमोसोम। लड़की भी द्विगुणित होती है 44 प्लस XX क्रोमोसोम। लेकिन अगर बात करें मधुमक्खी का, तो मधुमक्खी में जो हमारा नर मधुमक्खी है उसमें होता है 16 गुणसूत्र, और मादा के पास होता है द्विगुणित यानी 32 गुणसूत्र, यानी 32 गुणसूत्र। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, मनुष्य में याद रखना लिंग निर्धारण X और Y गुणसूत्रों के द्वारा होता है, जबकि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के सेट के आधार पर होता है। ठीक है, गुणसूत्रों के सेट के आधार पर होता है, ये सभी को याद रखना है। क्लियर? जी मैम, जी मैम, जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। याद रखना मधुमक्खियों में अगुणित द्विगुणित, मधुमक्खी के बारे में बच्चा इतना याद रखना, इसमें अगुणित द्विगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। इसमें अगुणित द्विगुणित प्रकार का ठीक है, इसमें अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। इसमें नर मधुमक्खी अगुणित होता है, इसमें नर मधुमक्खी अगुणित होता है, अगुणित होता है, अर्थात इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आगे जबकि मादा मधुमक्खी द्विगुणित होती है,
जबकि मादा मधुमक्खी द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है, अर्थात इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। मादा अगुणित अंडों का निर्माण करती है। मादा एवं नर अगुणित शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण करते हैं। अगुणित शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण करते हैं। अंडाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। आगे शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के ठीक, शुक्राणु और अंडाणु मिल करके द्विगुणित मादा का निर्माण करते हैं। द्विगुणित मादा का, ठीक है, द्विगुणित मादा का निर्माण करते हैं। इन सभी मादाओं में से एक मादा रानी मधुमक्खी बन जाती है। इन सभी मादाओं में से एक मादा जिसे रॉयल जेली खिलाया जाएगा। एक मादा का लार्वा जिसे, ठीक है, जिसे रॉयल जेली खिलाया जाता है, जिसे रॉयल जेली खिलाया जाता है, रानी मधुमक्खी कहलाती है। रानी मधुमक्खी कहलाती है। बाकी मादाएं श्रमिक मादाएं, बाकी मादाओं को श्रमिक मादा कहते हैं। बाकी मादाओं को श्रमिक मादा कहते हैं जो नपुंसक होती है। बाकी मादाओं को श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। जो नपुंसक होता है। ये मादाएं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, केवल रानी मधुमक्खी बच्चा पैदा कर सकती है, जो नपुंसक होते हैं। ठीक है। और बचे हुए अंडे बिना निषेचन के ही नर मधुमक्खी में बदल जाते हैं। और बचे हुए अंडे बिना निषेचन के नर मधुमक्खी में बदल जाते हैं। और बचे हुए अंडे बिना निषेचन के नर मधुमक्खी में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। और ये हो गया आपका डन, है ना। ये पूरी तरीके से आपका डन हो चुका। ठीक है। ये हो गया आपका बच्चा कंप्लीट। ठीक है। तो हमने यहाँ पर मनुष्यों में लिंग का निर्धारण और मधुमक्खी में, ठीक है, मनुष्य और मधुमक्खी दोनों क्लियर कर दिया। मनुष्य भी हो गया और मधुमक्खी भी हो गया, है ना। ये दोनों का हमने क्या कर दिया, कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। याद रखना, मनुष्यों में क्या होता है, एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, जबकि मधुमक्खियों में अगुणित वाला नर होगा और द्विगुणित वाला मादा। ठीक है। ये सभी को याद रखना है। अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है। मनुष्यों में लड़का होगा लड़की, किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना वाई गुणसूत्रों पर, मधुमक्खियों में गुणसूत्रों के सेट पर। अगर द्विगुणित है तो वो मादा बन जाएगी, अगुणित है तो वो नर बन जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है। इस तरीके से बच्चा आपको याद रखना है। क्लियर है। यहां तक फटाफट से हमको बता दो, क्या आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया? जल्दी बताइए। ठीक है। तब तक डाउट देख लेते हैं। मैम श्रमिक मनुष्यों के कैसे रह जाते?
मैम श्रमिक मनुष्यों में कैसे रह जाते? श्रमिक मनुष्यों में कैसे रहेंगे? श्रमिक मधुमक्खी है ना, मनुष्यों में श्रमिक नहीं होता है, मधुमक्खियों में श्रमिक होता है। ठीक है, जो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी मादा उसको श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं, जो केवल ना मजदूरी करता है। इसका काम होता है फूलों से रस लेकर आना, आपका शहद बनाना, रानी की सेवा करना, रानी के बच्चों की सेवा करना। ठीक है मैम, रॉयल जेली क्या होता है? रॉयल जेली बता, जैसे शहद होता है ना वैसे फूलों के अंदर से उसके रस से एक खाना बनाते हैं, इसको रॉयल जेली कहते हैं, जो केवल रानी खाती है। ठीक है, ठीक है, सब रॉयल जेली लिखे थे, चलो रॉयल जेली बता देंगे। चलो डने 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 डने। ठीक है, नर और मादा मधुमक्खी कैसे पहचानेंगे बच्चे? नर और मादा मधुमक्खी का फोटो आपको दिखाना चाहिए। नर मधुमक्खी स्ट्रिंग होता है। ठीक है, चलो हम आपको ना कल एक फोटो लेकर आते हैं, आप पहचान जाओगे नर मधुमक्खी कौन है, रानी कौन है और श्रमिक कौन है, ये तीनों बच्चा आप पहचान जाओगे। ठीक है, ठीक है, हर सर की शादी हो चुकी, जिस दिन तुम लोगों का 2.0 लॉन्च हुआ सर भी अपने आप को लॉन्च कर रहे थे। ठीक है, दोनों हो गया। चलिए अब आप लोग फटाफट से एक बार हमको पोल में बताइए कि आज का क्लास कितने बच्चों को समझ में आ गया है ना? आज का क्लास कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बता दो, फिर हमको जाना है अपना क्लास लेने निधि मैम साइंस पर दौड़कर, है ना? यहां तक सबको क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम। ठीक है, यहां तक लगभग हमारे सारे बच्चे को समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए, क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? देन हम आगे कल पढ़ेंगे, आगे का बच्चा कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है दीदू, आज का क्लास बेस्ट था, थैंक यू सो मच आर्या। चलो यस मैम, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बता दो, है ना? जल्दी जल्दी बता दो आप लोग। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आइए अब देखते हैं कितने बच्चों ने यस मैम क्लियर बोला है। ठीक है, आ जाओ ऑन द बीच। ठीक है, 96% बच्चों को क्लियर है, 3% नमूना घूम रहे हैं हमारे मार्केट में, जो दूसरे क्लास से इधर घुस गए। इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ना बिटवा, इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ना, चक्री लगा देंगे पैरे में तुम लोगों के। लप लप लहे लहे तुम लोग कभी यहाँ कभी वहां जाओगे, कैसे समझ में आएगा? एक जगह बैठना होता है ना? नीचे जो चक्री लगा उसको निकालिए, एक जगह बैठना सीखिए, समझे? और बैठ करके पढ़ाई करिए। ध्यान रहता नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इनका मैसेज कभी उनका मैसेज, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं ना चलेगा बेटा, एक जगह बैठ के पढ़ाई स्टार्ट करिए। 3% बच्चे, बाकी 96% बच्चे ऑल द बेस्ट। अब कल के लिए तैयार रहो, कल पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिए, मस्त रहे, निधि मैम की क्लासेस में आते रहे और प्यार